हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल कंबोज से पढ़ते हुए। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी का जो काव्यांश वाला हिस्सा है और आपके जो वार्षिक पेपर होने वाले हैं और इस काव्यांश वाले हिस्से से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ आपको सीधा क्वेश्चन पर। और इससे पहले बच्चों आप लोगों को पत्रकारिता वाला पोर्शन और निबंध और पत्र इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पत्र निबंध और पत्रकारिता वाले में से क्वेश्चन। अब उसके बाद आपका ये काव्यांश वाला बता रहा हूँ, इसके बाद एक वीडियो गद्यांश की आएगी, फिर एक वीडियो आपके संस्कृत की आएगी। तो इस तरह से आपका पूरा जो हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर करा दूंगा और जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप एग्जाम में सारे इन्हीं में से देखने को मिलने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट सिंपल इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट देख लीजिए हिंदी की। ठीक है, उसमें आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, 3 से 4 वीडियो आपकी हिंदी की बनाऊंगा। इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनकी एक ही वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों सारे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको मैं पीडीएफ के रूप में भी आपको दे दूंगा, बट अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे आकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो पीडीएफ डाउनलोड करने का कोई फायदा नहीं बच्चों, इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। कई कई जगह क्या है, 3 4 क्वेश्चन एक साथ क्या हो गए पीडीएफ में आ गए हैं, तो उनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन याद करना होगा, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए एक बार पहले इस पूरी वीडियो को देख लो, उसके बाद फिर जाकर के आप क्वेश्चन सिलेक्ट करना। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको पीडीएफ से याद करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कबीर के मतानुसार सभी लोगों की एक ही जाति कैसे है? तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन सभी को एक ही ईश्वर ने एक ही मिट्टी से बनाया है। इतना सिर्फ आपने याद करना है। ठीक है, और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस है आपके सारे सब्जेक्ट जो भी रहेंगे तो आपको वो टाइम रहते मिल जाएगी। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्मा तत्व से अब भी अनभिज्ञ हैं, वे सच्चे ज्ञान से रिक्त हैं, उन्हें संसार की परम सत्ता के अस्तित्व की सच्ची पहचान नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये सारे आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और उससे पहले एक चीज और कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था इससे पहले तो 2 3 बार ऐसा हो चुका है कि बीच में वीडियो कई बार रुक जाती है, तो वो चीज भी कंफर्म करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है अब तो अब 2 क्वेश्चन अब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बार आपकी इस हिंदी से, उसको हम जल्दी-जल्दी देख लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गद्य वाला हिस्सा आपका। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख के रख लो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। तो इसको अब हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपसे बच्चों जो कहा है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है? तो कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है, संसार के लोग सच पर विश्वास नहीं करते पर झूठे और मूर्खतापूर्ण ढोंगों पर जान छिड़कते हैं। आपने आसपास भी देखा होगा, ये चीज वास्तविकता में होती है। यहाँ लोग परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते, परंतु व्रत, नियम, संयम, स्नान, ध्यान आदि का पालन करने में उम्र गवा देते हैं। कुरान पढ़ना, समाधि लगाना, पीपल पत्थर पूजना, तीर्थ करना, टोपी माला छापा, तिलक आदि का अनुगमन करना इसे रुचिकर लगता है। ठीक है, वह साखी, सबद गाने, शिष्य बनाने, हिंदू मुसलमान के भेदभाव को महत्व देने जैसी बातों का तो दीवाना बना फिरता है। किंतु दुख तो यह है, सच्चे परमात्मा को वह नहीं जानता। कबीर की दृष्टि में यह सब पागलपन है। यानी जो लोग देखे होंगे आप लोगों ने आपके आसपास ढोंग आडंबर रचते हैं, तो इनको वास्तविकता में पता ही नहीं है ना, कि क्या है परमात्मा, सिर्फ ढोंग करते हैं और कुछ नहीं। उसका अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है कबीर ने जगत को पागल क्यों कहा है? तो इसका आंसर हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी समझ लिया है कि लोग ढोंग आडंबर करते हैं, बस दिखावे का करते हैं। यही आप इसमें बना करके लिख देंगे। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है 3 4 आप इसके देख रहे हैं, इन तीन चारों को देख लीजिए, क्योंकि ये जो आपका हिस्सा ही आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक श्लोक वाला पार्ट आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, यानी कविता दे देंगे और उससे रिलेटेड आपके जो 3 4 क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। पहला जो देख रहे हैं, मीरा बावरी हो गई है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं या क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। मीरा कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर अपने कुल की मान मर्यादा त्याग कर पैरों में घुंघरू बांधकर मंदिरों में नाचने लगती है, जिसे देखकर लोग कहते हैं कि मीरा तो बावरी हो गई है। इसे अपनी कोई सुध बुध नहीं रही, तभी तो यह अपनी तथा अपने कुल की मान मर्यादा का ध्यान रखे बिना इस प्रकार नाचती फिरती है। तो ये आपने इसका आंसर देख लिया कि एक ये आपका अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मीरा बावरी हो गई, लोग ऐसा क्यों कहते थे। फिर अगला है, संसार को कौन सी साची बात पता चल गई है? इसका जो आंसर देखेंगे आप बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं खा नंबर।
संसार को यह सच्ची बात पता चल गई है कि मीरा तो नारायण अर्थात श्री कृष्ण की हो गई है, उसने स्वयं ही अपने आप को कृष्ण की दासी बनाया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और ये चारों आपके इस बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तीसरा है आपका, लोगों ने मीरा के साथ कैसा व्यवहार किया? तो इसका आंसर देख लेते हैं ग नंबर का। लोगों ने, विशेषकर उसके सगे संबंधियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसके पति कुल के लोगों ने तो उसकी कृष्ण भक्ति का घोर विरोध किया। उसे कुल पर कलंक लगाने वाली और कुल नाशनी तक कहा। जब वह कृष्ण से विमुख न हुई तो राणा जी ने उसको मारने के लिए विष का प्याला भेजा। ठीक है, तो ये 3 हो गए आपके। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका बचा है, विष के प्याले। विष के प्याले से मीरा की रक्षा कैसे हुई? तो इसका आंसर देख लेते हैं। जब मीरा ने विष का प्याला पी लिया था, उसके जानने वालों ने उसको पिला दिया था राणा जी ने। ठीक है, तो कृष्ण की प्रेम दीवानी घ नंबर आपका है। कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा ने राणा द्वारा भेजा गया विष का प्याला हंसते-हंसते पी लिया और कृष्ण की कृपा से उसका बाल भी बांका ना हुआ। उसे तो सहज ही अपने प्रियतम अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए थे। तो ये जो चारों क्वेश्चन आपने देखे बच्चों, इन चारों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके क्लास 11th के वार्षिक पेपर में। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, यहाँ पे इसको इसका आंसर तो आप ऊपर जो मैंने प्रश्न बताया उसी में आप समझ गए होंगे कि मीरा ने अपना पति किससे माना और क्यों माना। तो सिंपल सा है, श्री कृष्ण को माना क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति रखती थी, उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो याद करना है आपने वो है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? तो इसका आंसर भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन है, तो इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें बच्चों क्वेश्चन में पूछा है, दिनकर बिंब अंधूरा कहने से कवि का क्या आशय है? तो इसका जो आंसर है वो देख रहे हैं। दिनकर बिंब अधूरा कहने से कवि का आशय यह है कि अभी सूर्य पूरा नहीं निकला है, अभी वह आधा तो समुद्र तल के ऊपर है और आधा समुद्र तल के भीतर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके ये भी एग्जाम में। तो जो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और इसके अलावा अभी आपके जो भी सब्जेक्ट बचे हुए हैं सबके टॉप 30 क्वेश्चन भी आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, तो जो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, रत्नाकर को गरजता देखकर कवि राम नरेश त्रिपाठी के मन में क्या भाव उठते हैं? तो इसका जो आंसर देख रहे हैं आप बच्चों, रत्नाकर को गरजता देखकर कवि के मन में उल्लास और उत्साह भर आता है। उसका मन करता है कि वह समुद्र के कोने-कोने में जाए, समुद्र की लहरों में बैठकर उसकी सवारी करे। वह समुद्र की विशालता और गंभीरता की थाह पाना चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करिए और बच्चों कोशिश करिए कि जैसे-जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, तो एक बार इसको मेरे साथ रिपीट भी करते जाइए और एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और कोशिश करिए कि जब आप रात को सोने जाएँ तो वीडियो को चलाकर रख दें। क्योंकि एक तो नींद भी अच्छी आ जाएगी प्लस ज़्यादा नहीं तो 10% 15% कुछ तो दिमाग में जाएगा। तो कोशिश करिए कि वीडियो को 2-3 बार भले ही देख लो, प्लस इसके अलावा पीडीएफ भी डाउनलोड कर लो अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसान कब अपने आप को स्वाभिमानी और स्वाधीन रख सकता है? तो इसको आप देख लीजिए। किसान के पास जब अपनी जमीन, अपना घर-द्वार, अपना खेत, हल, बैल होते हैं, तब वह स्वयं को स्वाधीन मानता है, स्वाभिमान से भरा रहता है। परंतु यदि वह कर्ज में डूब जाता है, किसी कारण से यदि वह खेत, गाय, बैल, घर आदि से बेदखल कर दिया जाता है, तो वह स्वाभिमान शून्य हो जाता है। तो ये इसका आंसर तो बच्चों आप जो बच्चे किसानी से जुड़े हुए हैं या जिनके घर वाले खेती वगैरह करते हैं तो इसका आंसर तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, किसान की पत्नी और दूध मुही बच्चे की मृत्यु के लिए कौन दोषी है और क्यों? अगर आपने ये कविता पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। किसान की पत्नी, और उत्तर देख लेते हैं जो इसमें लिखा हुआ है। किसान की पत्नी और दूधमुही बच्ची की दुखदायी मृत्यु के लिए अप्रत्यक्ष रूप से महाजन ही दोषी है। महाजन बच्चों किसे कहते हैं? जिनसे जो लोगों को ऋण देते हैं, मतलब ब्याज पर पैसा देते हैं, उनको महाजन कहा जाता है। महाजन ने ऋण ना अदा कर पाने की स्थिति में किसान का सब कुछ हड़प लिया। यहाँ तक कि उसके पास अपनी पत्नी व बच्ची की दवा दारू के लिए, दवा दारू अब वो दारू नहीं, दवा दारू मतलब इलाज वगैरह के लिए जो दवाई ली जाती है, के लिए भी पैसा नहीं बचा। धनाभाव के कारण वह पत्नी का इलाज नहीं कर पाया। पत्नी मर गई तो दूधमुही बच्ची भी जीवित नहीं बची। इस प्रकार दूधमुही बच्चे का मतलब बच्चा होता है जो जिसका जन्म अभी हुआ और जो अपने माँ के दूध से ही अपना भोजन पूरा करती है। इस प्रकार महाजन की अमानवीयता और क्रूरता ही दोनों की हत्या के लिए दोषी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है घर की कविता,
सॉरी घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मान के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो जब इसको अगर मैं सिंपल सा समझाना चाहूँ तो जब आप अपने किसी रिलेटिव के घर जाएं और आपको पता चले कि वहाँ तो पहले ही लोग परेशान हैं और फिर मैं जाऊँगा या मैं जाऊँगी तो वहाँ पर उनको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी मेरी वजह से। तो यही सब इसमें भी बताया गया है, तो हम इसको आंसर एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है, कवि की बहन बड़ी उमंग से अपने मायके आई होगी। उसने सोचा होगा कि घर जाकर भाई बहनों से मिलूंगी, परंतु घर आकर जब उसे पता चला होगा कि उसका एक भाई जेल में बंद है, घर पर ही नहीं है, तब उसे बड़ा दुख हुआ होगा। इस कारण पिता का घर जहां उसने सब कुछ ठीक ठाक होगा सोचा था, वहां उसे भाई की अनुपस्थिति से घर कष्ट और दुख का बसेरा लग रहा होगा। इसलिए कवि ने बाप के घर को परिताप का घर कहा होगा या कहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगला जो क्वेश्चन है, बुझा भाई प्यार बहिने से ये इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन भी इस बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसको उत्तर देखते हैं। भवानी के 4 भाई और 4 बहिनें थी। भवानी कौन? भवानी प्रसाद जो आपके कवि हैं। ठीक है, भाई को भुजा इसलिए कहा है क्योंकि सभी भाई आपस में एक दूसरे के सहयोगी हैं। जब कभी किसी को कैसी भी आवश्यकता पड़ती है तो वे सब एक दूसरे की सहायता को तुरंत आ खड़े होते हैं। किंतु चारों बहिनें ही सबसे बड़ा स्नेह करती हैं, सब प्यार की प्रतिमूर्ति सी हैं। सारांशतः सहयोग, संगठन और कर्मठता के प्रतीक के रूप में भाई तथा स्नेह के प्रतीक के रूप में बहन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे भाई और बहन के बीच कैसा संबंध है वो आपको दिखाया गया है। अगला जो देख रहे हैं, सबसे खतरनाक वह आग होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। तो इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके अलग से भी पूछे जा सकते हैं और आपको कविता के रूप में भी 4-5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं का नंबर, इसमें कहा है आंख किसका प्रतीक है और कवि किस प्रकार की आंख को खतरनाक मानता है। तो पहले हम इसके आंसर को समझ लेते हैं। इसका जो आंसर है वो आप देख रहे हैं का नंबर, आंख जीवन के दृष्टिकोण का प्रतीक है। कवि तटस्थ और परंपरावादी दकियानूसी दृष्टिकोण को जीवन के लिए खतरनाक मानता है, अर्थात सब कुछ देखकर भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न करना, परंपरा से चले आ रहे अंधविश्वासों और कट्टरतापूर्ण मतों का अंधा अनुकरण करने के दृष्टिकोण को ही कवि खतरनाक मानता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी का नंबर का आंसर देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो खा नंबर है आपका, उसमें है का नंबर जो आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें का है अंधेपन की भाप पर ढुलक जाना से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। अंधेपन की भाप पर ढुलक जाना से आशय अंधविश्वासों और कट्टरपन के अनुपालन पर मर मिटने से है। गा नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए किस प्रकार की आंख आवश्यक है, यानी हमें स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए किस प्रकार की आंख की आवश्यकता है। तो स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम अनुचित बातों का विरोध करने, सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने, अंधविश्वासों और कट्टरपन से दूर रहने तथा दैनिक दैनिक जीवन को आ रहे परिवर्तनों के साथ जीने का दृष्टिकोण अपनाएं। जो आंख अथवा दृष्टिकोण जीवन को परिवर्तना के साथ देखती है, वहीं स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक भी है। यानी कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो, ठीक है, और अपने जीवन में कोशिश करो कि सभी के साथ प्यार से व्यवहार करो। अगला जो क्वेश्चन है खा नंबर, वो है जमी बर्फ से क्या आशय है। तो जमी बर्फ से क्या आशय है, इसका आंसर देख लेते हैं। जमी बर्फ का आशय निष्क्रिय और तटस्थ बने रहने से है। ठीक है, निष्क्रिय क्या हो जाता है, जब किसी भी चीज में कोई भी हलचल नहीं होती तो वो चीज क्या होती है, निष्क्रिय होती है। जो कुछ हो रहा है इसको चुपचाप देखते और सहते रहने से है। ठीक है, तो जमी बर्फ क्या है, जब हम निष्क्रिय और तटस्थ हो जाते हैं। आपने देखा है कि आपके सामने कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप सिंपल उसको देख रहे हैं अब और उसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, निष्क्रिय और तटस्थ, आप इसको समझ सकते हैं। और 5वां नंबर जो इसका देख रहे हैं, कवि और कविता का नाम, तो इसका जो कवि है वो है पाश और कविता है सबसे खतरनाक। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद है सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक क्यों है।
तो सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक क्यों? देखो सपने ही नहीं होंगे तो हम फिर जिंदगी में जी करके क्या करेंगे? तो सपनों का मर जाना कवि ने सबसे खतरनाक कहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन का विकास भविष्य के सुंदर सपने देखने पर ही निर्भर करता है। सपने का अर्थ है नई इच्छाएं, कामनाएं और प्रकृति की अभिलाषा। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रकृति की कामनाएं नहीं हो, जो अपनी स्थिति को परिवर्तित करने की सोचता ही ना हो या फिर श्रम से जी चुराता हो, सबसे खतरनाक उसे ही कहना चाहिए। तो इसका आंसर तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर सपने ही नहीं होंगे तो हम जिएंगे किस लिए? वही चीज यहाँ पे कहा गया है। अगला है सबसे खतरनाक आग किसे कहा गया है? तो ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है। ठीक है, जो देखकर भी सबको अनदेखा करता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है ये भी आपके एग्जाम में इस बार। किसी जुगनू की लौ में पढ़ने का क्या आशय है? इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इसका जो अर्थ निकलता है वो है किसी अल्प ज्ञानी से मार्गदर्शन प्राप्त करना। अल्प ज्ञानी मतलब जिसमें थोड़ा सा ज्ञान हो। यदि गुरु स्वयं ही अल्पज्ञ हो तो फिर वह शिष्य को समुचित ज्ञान या मार्गदर्शन कहाँ से दे सकता है? अतः सच्चा और समुचित ज्ञान पाने के लिए गुरु का सच्चा ज्ञानी होना आवश्यक है। यहाँ अज्ञानी और ढोंगी गुरुओं के निर्देशन में ज्ञान अर्जन करने वाले छात्रों की ओर संकेत किया गया है, जो अंधविश्वासों में पढ़कर जीवन नष्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। माटी का रंग कविता में आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? इसको आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट जो यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 3। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर निर्मला पुतुल ने क्यों बल दिया है? तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कवियत्री को अपनी मातृभूमि झारखंड क्षेत्र की विशेषताओं पर गर्व है, उनके स्वाभाविक लगाव है उनसे स्वाभाविक लगाव है। वह वहाँ के निवासियों के स्वभावगत भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी आवश्यक मानती है। कारण यह है कि स्वभाव से सरल और भोले व्यक्ति ही प्रायः छोटी छोटी बातों पर तनकर खड़े हो जाते हैं। तिकड़मों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा देते हैं। बुरी बात को ना सहकर रोष प्रकट करना, लड़ जाना भी एक गुण है। तीनों ही गुणों का उपयोग है। ये तीनों गुण झारखंडियों में हैं। कवियत्री को ये प्रिय है, अतः वह इन्हें बचाना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी के साथ बच्चों जो आपके क्वेश्चन है किस कौन से काव्य खंड से, तो वो हो चुके हैं कंप्लीट। इसमें सिर्फ बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद गद्यखंड वाला हिस्सा भी आपका इसी के साथ देखने को मिलेगा। बट जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, किससे? काव्य खंड वाले से, तो इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इनके अलावा आपके काव्यांश वाले हिस्से से कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप इसी वीडियो की सिंपली कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी आपको पूछना हो। और जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक मैं ये नहीं कह रहा लाइफ टाइम सब्सक्राइब करके रखो, बट एग्जाम तक कोशिश करो कि एग्जाम तक जुड़े रहो, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं आपके क्लास 11 से रिलेटेड, तो वो आपके पास टाइम रहते पहुंच जाए। ठीक है, और इसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ क्लास 11th में, प्लस क्लास 12th में आप लोगों को कराऊंगा ही कराऊंगा। इससे पहले भी मैंने क्लास 10th में बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी, और कुछ बच्चे और पहले से ही हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने क्लास 10th में भी हमसे प्रिपरेशन की थी। तो आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके गद्यांश वाले यानी जो कहानी वाले क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको लेकर के आता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।